हमारे इस परिवार के सदस्य नहीं बने हैं तो परिवार के सदस्य जरूर बन जाएं, ताकि आने वाले जितने भी सेशन हैं उन सबको आप सबसे पहले देख सके। और इसके लिए आप बेल आइकन भी जरूर जो है प्रेस कर दें, ताकि आने वाले सारे सेशन का आपको सबसे पहले जो है वो नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए करते हैं शुरुआत फिर आज के सेशन की। सोना जी गुड इवनिंग, कैसे हैं? ये हमारे टेलीग्राम चैनल है और इनको आप इस बारकोड से भी ज्वाइन कर सकते हैं और नीचे दिए गए लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इस बारकोड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मदन लाल जी कैसे हैं आप? नमस्कार। दिनेश चंद जी स्वागत आपका। शीतल जी स्वागत आपका। आशा जी स्वागत आपका। सिंपल जी स्वागत आपका। प्रियंका जी स्वागत आपका। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। आज विद्वान साथियों हम इतने चैप्टर तो पहले कर चुके हैं 6 तक। आज हम इन दोनों चैप्टरों की बात यहां पर करने वाले हैं, विकास की योजनाएं और जन जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु राजकीय प्रयास। इसके बाद 2 चैप्टर बचेंगे जो अपन नेक्स्ट 2 दिनों में कर लेंगे। फिर ये कक्षा 8 तक आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम कक्षा 9 की शुरुआत जो है करेंगे और फिर 10, फिर इसके बाद कुछ और करने का प्रयास करने वाले हैं। हाँ अब ठीक है तबीयत बिल्कुल। सुरेंद्र मीना जी कैसे हैं आप? कोटा से बहुत बहुत स्वागत आपका। रविंद्र शर्मा जी स्वागत आपका। जय भारत माता की। बिल्कुल, जय श्री राम, जय श्री श्याम। चंद्र प्रकाश जी स्वागत आपका। चलिए करते हैं शुरुआत। विकास की योजनाओं से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस पे पहले चर्चा करते हैं। देखिए छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सरकार जनता के हितों के लिए नई नई योजनाएं चलाती रहती है जो कि स्वास्थ्य से, रोजगार से, शिक्षा से, उद्योग, आधारभूत संरचनाएं, महिला बाल विकास, दिव्यांगजन आदि के कल्याण के लिए बनाई जाती है। हालांकि हमारी राजस्थान सरकार तो इतनी कल्याणकारी है कि वो अपने विधायकों को 2-2 लाख के फोन गिफ्ट देती है। अभी हाल ही में आपने देखा था बजट भाषण के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने अपने 200 विधायकों को 200 फोन, आईफोन, वो भी एक फोन की कीमत लगभग 1.5 से 2 लाख होती है। तो अगर हम मिनिमम टू मिनिमम 1 लाख भी पकड़ के चलते हैं, 1 लाख कीमत भी पकड़ के चलते हैं, तो भी अपनी जो कीमत होती है वो कितनी होती है? 200 फोनों की। एक फोन 1 लाख रुपए का है तो 100 फोन 1 करोड़ रुपए के, 2 करोड़ रुपए के, यानी 1 लाख रुपए लेके चले तो 2 करोड़ रुपए के होते हैं, जबकि फोन वो है 1.5-2 लाख के। तो 2 करोड़ रुपए के तो फोन गिफ्ट दे दिए। सरकार को बिल्कुल शर्म नहीं आई कि जनता अपना टैक्स वहन कर करके पैसे देती है सरकार को और सरकार उसके गिफ्ट दे रही है अपने विधायकों को, और वो भी आईफोन। कितनी परोपकारी सरकार है आज की, कितनी परोपकारी सरकार है। 1 लाख रुपए में प्रोबेशन के समय 4 अध्यापकों की सैलरी आती है। लगभग प्रोबेशन में आपको 25,000 रुपए के करीब मिलते हैं। तो 1 लाख रुपए में 4 अध्यापकों की क्या होती? सैलरी होती। यानी एक आईफोन में 6 अध्यापकों की सैलरी होती 1.5 लाख के अकॉर्डिंग। तो 2 करोड़ रुपए में कितने लोगों की? 1200 अध्यापकों की सैलरी चली जाती। लेकिन किसी को जॉब नहीं देना है, लोगों का हित नहीं करना है, दिखावा करना है। हालांकि मैं किसी सरकार के पक्ष या विपक्ष में नहीं हूं, प्रैक्टिकल बात करता हूं आपसे। प्रैक्टिकल बात है, पैसा सरकार का थोड़ी है, पैसा तो जनता का है। लेकिन बात वही अंग्रेजों वाली हो जाती है कि जिसके हाथ में लाठी उसी का सब कुछ हो जाता है ना। अगर तुम 2 लाख के फोन दे रहे हो, इससे तो अच्छा 5-5 हजार रुपए गरीबों के खाते में डाल देते। अगर 5-5 हजार रुपए गरीबों के खाते में डालते 200 करोड़ रुपए, तो कितने लोगों का भला हो जाता, कितने लोगों का भला हो जाता। और 200 करोड़ के
ये मिनिमम राशि बता रहा हूं मैं, 200 करोड़ इतने के फोन बांट दिए गए। और फोन दिए किनको? जो पहले से लखपति है। और कई कई तो मैंने न्यूज में देखा था उनको फोन चलाना भी नहीं आता था कि हमें क्या, हमें तो फ्री में मिला है। विधायकगण कह रहे थे, बीजेपी वाले विधायक भी कह रहे थे कि हमें क्या है, फ्री में मिल रहा है तो क्यों ना ले, फ्री में मिल रहा है क्यों ना ले। तो बस यही कल्याणकारी योजनाएं होती है। राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर भी कई योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन करती है। सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों एवं योजनाओं द्वारा ही राज्य का चहुमुखी विकास संभव है। सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में कृषि संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी, महिला सशक्तिकरण संबंधी, ग्रामीण विकास संबंधी एवं आर्थिक क्षेत्र की योजनाएं प्रमुख है। आइए इन प्रमुख योजनाओं में बात करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हो सकता है कि आपको थोड़ा कम दिखाई दे, लेकिन मैं पीडीएफ दूंगा उसमें आपको प्रॉपर दिखाई देगा। कृषि कल्याण कोष, किसानों को उत्पादन और उचित मूल्य प्रदान करने के लिए ये योजना चलाई गई थी। मैं मोस्ट होगी उसके आगे मोस्ट लिख दूंगा, ठीक है, इधर मोस्ट लिख दूंगा मैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, ये गेहूं और दालों की उन्नत किस्मों के उत्पादन के लिए थी। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में कौन कौन सी 2 फसल आती है? गेहूं और दाल आती है, याद रखना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषि से संबंधित क्षेत्रों में बढ़ावा देने के लिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, फसलों की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाने के लिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फसलों के बीमा से संबंधित। राष्ट्रीय आयुष मिशन, आयुष मिशन का संबंध है औषधि खेती से, औषधि खेती को प्रोत्साहित करने के लिए। किसान कलेवा योजना, ये अच्छा क्वेश्चन है, किसानों को गुणवत्ता युक्त आहार पाने के लिए आर्थिक सहायता, ये मोस्ट है। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना, कृषि व्यापार के लिए व्यापारियों, कृषि श्रमिकों एवं मजदूरों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाती है ये। इसके अलावा आर्थिक योजना की बात करते हैं तो भामाशाह रोजगार सृजन योजना, युवा शिक्षित बेरोजगारों, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजनों को सब रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए ये योजना आती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास के लिए। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, शिक्षित युवाओं को 2 वर्ष की अवधि के लिए रोजगार भत्ता देना। मिल रहा है क्या रोजगार भत्ता आपको? यस लिख के बताना। भामाशाह योजना, वित्तीय एवं गैर वित्तीय लाभों को सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए भामाशाह कार्ड बनाया गया था आपका, याद हो तो बता सकते हैं आप। थोड़ी सी ये योजनाएं पुरानी है क्योंकि ये बुक पुरानी है इसलिए। राजस्थान जननी सुरक्षा योजना, ये मोस्ट है। मातृ और शिशु की मृत्यु दर को कम करने के लिए। आशा सहयोगिनी योजना, गर्भवती महिला को सुरक्षित प्रसव, स्वास्थ्य की देखभाल और घर पर पोषण देने हेतु ये योजना चलाई गई थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए चलाई गई थी। जननी एक्सप्रेस योजना, ये भी अच्छी योजना है, मोस्ट है, जिसके तहत जो है वो आपको घर से एम्बुलेंस लाती है और ले जाती है। आयुष्मान भारत योजना, सरकार की निजी अस्पतालों में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े जातियों को कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध करवाती है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, राजस्थान के सभी गवर्नमेंट औषधालयों में या सरकारी हॉस्पिटल में इस योजना के तहत सबको मुफ्त इलाज मिल रहा है। बट मजे की बात आपको क्या है कि अगर आप पेट दर्द के लिए जाओगे तब भी आपको वही गोली मिलेगी, सर दर्द के लिए जाओगे तब भी वही गोली मिलेगी, अगर आपका जी घबरा रहा है तब भी वही गोली मिलेगी। यानी गोली और दवाई लगभग, मैं बहुत बार गवर्नमेंट औषधालय में गया, हॉस्पिटल में गया और मैंने चेक किया तो लगभग जो रोगी है उनको वो सेम टू सेम गोलियां जो हो दे दी जाती है, लगभग सेम गोलियां। आगे बढ़ते हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, स्वावलंबन योजना, साझा अभियान योजना, गरिमा बालिका संरक्षण एवं सम्मान योजना, मुख्यमंत्री राजश्री योजना है और IM शक्ति फंड है। ये महिलाओं के लिए योजना चलाई गई थी। और ग्रामीण विकास से संबंधित योजना में मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना,
ये गांव के अंदर जो है चयनित गांव में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण की सुविधा के लिए स्वच्छ भारत योजना, शौच मुक्त बनाना। अटल भूजल योजना, सामुदायिक सहयोग के माध्यम से भूजल प्रबंध करना। स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, विशेष क्षेत्र जैसे मेवात, डांग, मगरा सीमांत क्षेत्रों में विकास करना। मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, 100 दिन की, जिसमें गारंटी दी जाती है कि बीएड क्रीड़ा हो गए, कहा जाओ कोई बात नहीं, ताशड़ो ले लो और माटी गेरो और थाने में रोजगार देसिया, है ना। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान, ग्रामीण गौरव पथ के तहत सड़क और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क का विकास किया जा रहा है। हालांकि ये मत सोचना कि हमारा काम केवल आलोचना करना ही है, हालांकि योजनाएं चल रही है लेकिन बहुत सारे भ्रष्टाचार के साथ चल रही है, यानी जनता तक जो बेनिफिट पहुंचना चाहिए वो तो बेनिफिट पहुंच नहीं पा रहा है, और जिनको बेनिफिट मिल रहा है वो मौज कर रहे हैं। मुख्य बात यही है। इन सभी प्रमुख योजनाओं के अलावा भी कई योजनाएं हैं जो अभी रनिंग में हैं, जो चल रही है। एक सेकंड रुकना। इन योजनाओं के अलावा भी बहुत सारी योजनाएं चल रही है, जैसे कि राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम रिको के द्वारा, जिससे उद्योग विकास हो सके। राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड राजसिको औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ये कार्य कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना, विद्यार्थी सुरक्षा और दुर्घटना बीमा योजना, गार्गी पुरस्कार, निःशुल्क साइकिल वितरण योजना, लैपटॉप वितरण योजना, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, अक्षय पेटिका योजना, ये सारी योजनाएं जो है वो राजस्थान सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा जो है वो संचालित की जा रही है। ठीक है, पीडीएफ सबकी मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। अगर आप टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं तो हर सेशन की पीडीएफ आपको सेशन खत्म होने के 10 मिनट में मिल जाएगी। और अगर आप नहीं जुड़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है हमारे टेलीग्राम चैनल का, वहां से आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें ताकि आप पुरानी नई हर प्रकार के सेशन की पीडीएफ वहां से प्राप्त कर सकते हैं बिना कोई पैसा दिए, बिना किसी प्रकार की फीस दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। समाज के कमजोर और उपेक्षित वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए जो है राज्य सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया जाता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो है अनुप्रति योजना, उत्तर मेरिट छात्रवृत्ति योजना, विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना, सहयोग एवं उपहार योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना चल रही है। राज्य की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन को सरलता से मिले, सुगमता एवं पारदर्शिता के रूप में पहुंचे, इसके लिए राजस्थान में जो है जन आधार योजना 2019 लाई गई। जैसे आपका आधार कार्ड होता है उसी तरह पर जो है वो राजस्थान जन आधार बनाया गया, जिसके तहत प्रदेश के निवासी परिवार को जन आधार कार्ड प्राप्त होगा और इस कार्ड को सरकारी योजनाओं एवं सुविधाओं में लाभ लेने और पहचान एवं पते के प्रमाण के रूप में जो है काम लिया जा सकता है। इसके अलावा जो सतत विकास के लिए जो है 2030 का लक्ष्य रखा गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने 2015 में लक्ष्य तय किए और उन लक्ष्यों में 17 मुख्य लक्ष्य हैं जिन्हें 2030 तक पूरा करना है। आइए देख लेते हैं कि आप जब 2030 में होंगे, ऑलमोस्ट अभी 2022 चल रहा है, तो 8 साल के बाद क्या क्या परिवर्तन हो जाएगा उस पर थोड़ी नजर डाल लेते हैं कि सरकार के क्या लक्ष्य हैं। गरीबी का अंत हो जाएगा, यानी 2030 में कोई गरीब नहीं रहेगा। भूखमरी समाप्त हो जाएगी, कोई भूखा नहीं रहेगा। अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा जीवन स्तर हो जाएगा सबका। गुणवत्तापूर्ण सबको शिक्षा भी मिल जाएगी। लैंगिक समानता आ जाएगी, यानी महिला और पुरुष में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा।
शुद्ध जल और स्वच्छता आपको प्राप्त हो जाएगी। किफायती दर पर जो है वो स्वस्थ ऊर्जा आपको प्राप्त हो जाएगी। सम्मानजनक कार्य और आर्थिक विकास आपका होगा। उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास होगा। असमानता में कमी आएगी। संधारणीय शहरों और समुदायों का विकास होगा। सतत उपभोक्ता एवं उत्पादन होगा। जलवायु में परिवर्तन, पानी में जीवन, भूमि पर जीवन, शांति और न्याय और सुदृढ़ संस्थान और लक्ष्य प्राप्ति के लिए सामूहिक भागीदारिता। ये लक्ष्य रखे गए हैं 2030 तक के लिए। ये लक्ष्य रखे गए हैं 2030 तक के लिए। अब देखते हैं कि कितने लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। ये चैप्टर आपका पूरा हो गया। नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है जन जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु राजकीय प्रयास। ये चैप्टर काफी अच्छा है। इससे बहुत सारे प्यारे क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तीनू मीना जी कैसे हैं? अमरजीत जी गोयल कैसे हैं आप? किशन सिंह जी स्वागत आपका। तो एक बार सारे बच्चे लाइक बटन दबाते हुए शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, फिर हम नया चैप्टर शुरू करते हैं। मैं पानी पी लेता हूँ 2 मिनट में, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और कंठ सूखने लगे हैं बोलते बोलते। फिर करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत। डेली अपन 2-2 चैप्टर करते जा रहे हैं। लक्ष्य है जल्दी से जल्दी पूरा सिलेबस करना, फिर टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेगा। टॉपिक वाइज अपन जो है वो एक एक टॉपिक करेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। जन जागरण और सामाजिक सुधार हेतु चकवा चकवी को बिछड़ जाने दो। अभी तो यह तय करो कि रीट में हम ना पिछड़ जाएं, हम ना पिछड़ जाएं, क्योंकि इस भर्ती के बाद ये मान के चलो तो 2025 से पहले कोई भर्ती नहीं आएगी। चकवा चकवी तो मिल भी जाएंगे और नहीं मिले तो कोई ज्यादा बात खतरनाक नहीं होगी। बट अगर इस बार हम नहीं लगे, इस बार अगर हमने सफलता प्राप्त नहीं की, तो फिर 2025 तक, क्योंकि 24 में चुनाव है और 25 तक हमारे पास कोई ऑप्शन जो है वो नहीं होगा रोजगार का। तो चकवा चकवी को छोड़ देते हैं अपन और चैप्टर 8 की बात करते हैं। देखिए क्या कहता है ये। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में सरकार अपने नागरिकों के लिए प्रत्येक स्तर पर लोक कल्याणकारी पहल करती है। हमारा संविधान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना पर जोर देता है। हमारी सरकार ने सामाजिक समरसता, राजनीति व आर्थिक समानता हेतु कई कल्याणकारी कानून बनाए हैं, जिनका अध्ययन इस चैप्टर में हम जो करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं। 2030 तक तो नहीं, 2023 तक की बात कर रहे हैं, 2025 तक की बात कर रहे हैं, क्योंकि 24 में चुनाव है। तो फिर चुनाव के तुरंत बाद तो आपको पता है कि सरकारें भर्ती लेके नहीं आती है। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा गया था, भूदान आंदोलन की शुरुआत राजस्थान में कहां से हुई थी? बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन था ये। भूदान आंदोलन की शुरुआत राजस्थान में कहां से हुई थी? प्राचीन काल से चली आ रही जमींदार प्रथा के कारण भूस्वामियों की विषमता एवं विकराल समस्याओं के रूप में उभर कर आई और आजादी के बाद सरकार ने कानून बनाकर जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया। लेकिन कानून की आड़ में जमींदारों ने क्या कर लिया? किसानों के पास उपजाऊ जमीन का हक होने से रोक दिया। यानी जमींदारों ने सारी की सारी जमीन पर खुद अधिकार कर लिया और किसानों के पास जमीन बची ही नहीं। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है? जमीनी स्वामित्व की विषमताओं के कारण देश में कई जगह हिंसा की घटनाएं होने लगी। उसी समय विनोबा भावे ने
18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना के एक छोटे से गांव तिरुचपल्ली में एक जमीनी टुकड़े का दान देकर भूदान आंदोलन की शुरुआत की। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। मोस्ट क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी और कब की थी? तो 18 अप्रैल 1951 से विनोबा भावे ने की थी। और इसी आंदोलन से प्रेरित होकर राजस्थान के नागौर जिले में भूदान प्रारंभ किया गया और राज्य सरकार ने ग्राम दान अधिनियम 1971 पारित किया। क्या है ये कि जिसके पास जमीन होती है वो अपनी जमीन का छठा हिस्सा, कौन सा हिस्सा? अपनी जमीन का छठा हिस्सा क्या करता है? किसी ऐसे किसान को, किसी ऐसे आदिवासी को, किसी ऐसे जनजाति के व्यक्ति को दान दे देता है जिसके पास भूमि नहीं है, ताकि वो उस पे खेती कर सके और अपना जीवन यापन कर सके। इसी को क्या कहते हैं? भूदान कहते हैं। क्या कहते हैं? भूदान, भूमि का दान। आजादी के समय राजस्थान में 75% जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर थी और राज्य का आधा से ज्यादा भाग रेगिस्तानी और सूखा था। वर्तमान में विभिन्न नई औद्योगिक व आर्थिक शक्तियों के उदय के व विकास के कारण राज्य की भूमि व कृषि पर निर्भरता कम हुई है। फिर भी कृषि भूमि व किसान राज्य की प्राथमिकताओं में सर्वोपरि है। हाल ही में बहुत बड़े किसान आंदोलन भी हुए, आपने देखे थे। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आया 1955 में और राजस्थानी भू राजस्व अधिनियम 1956 में आया। ये दोनों क्वेश्चन आप याद रख सकते हो, बस यही याद रखना है इसमें। इसके बाद अस्पृश्यता उन्मूलन, रीट का सिलेबस आ गया। क्या रीट का सिलेबस वही है जो 2021 में रीट का सिलेबस था? सिलेबस में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है आपका, तो बिल्कुल सिलेबस का इंतजार करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर आप पुराने वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग भी पढ़ेंगे तो भी आप बेहतरीन कर पाएंगे। बस टारगेट बना के चलो कि हमें हर पेपर में यानी हर सब्जेक्ट में 25+ क्वेश्चन सही करने हैं। ठीक है। अस्पृश्यता उन्मूलन क्या है कि पहले छुआछूत थी, छुआछूत की भावना थी पहले बहुत ज्यादा। हालांकि आज भी पूर्ण रूप से जो है वो समाप्त नहीं हुई है छुआछूत। आज भी समाज के एक हिस्से में छुआछूत है, लेकिन जहां जहां शिक्षा का प्रसार हुआ है वहां वहां छुआछूत कम हुई है। लेकिन फिर भी आज भी हमें छुआछूत देखने को मिलती है। अस्पृश्यता क्या होता है कि यह व्यक्ति स्पर्श के योग्य नहीं है। जैसे पहले क्या होता था कि SC ST इन लोगों को जो है वो, या जो जिसे आज हम एक नीची जाति मानते हैं जैसे हरिजन है, इनको जो है वो उच्च वर्ग के लोग स्पर्श नहीं करने देते थे, अपने बर्तनों को छूने नहीं देते थे, गांव के अंदर घड़े के हाथ लगाने नहीं देते थे, पानी भी ऊपर से पिलाते थे अगर किसी को पानी पीना होता था। तो इसे ही क्या कहते हैं? अस्पृश्यता कहते हैं। कैसे हुआ देखिएगा। आधुनिक भारत में राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फूले, राधा स्वामी नायकर, महात्मा गांधी आदि ने जातिगत भेदभाव और असमानता को दूर करने का प्रयास किया। और इसी तरह राजस्थान में भी स्वतंत्रता से पूर्व दयानंद सरस्वती, गोविंद गुरु, मामा बालेश्वर, हरिभाव उपाध्याय आदि ने समाज सुधार के नामों का उल्लेख किया, जिन्होंने सामाजिक भेदभाव को दूर करने हेतु प्रभावी प्रयास किए। समानता लोकतंत्र का आधार रहता है। भारत के प्रत्येक नागरिक को कानून के समक्ष समान माना गया है और सभी को कानून का समान संरक्षण भी प्राप्त है। संविधान के अनुसार राज्य के किसी भी व्यक्ति से धर्म, नस्ल, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। और संविधान के अनुच्छेद, ये याद रखना, संविधान का अनुच्छेद 17 में छुआछूत
या अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए भारत सरकार ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 भी बनाया है। ईमानदारी से बताओ, आप अपने हृदय पर हाथ रखे ईमानदारी से बताओ कि क्या आज भी आप ये काम नहीं देखते हो स्पृश्यता वाला? क्या आज हमारा समाज, आप अपने आसपास देखो, आज भी हमारे समाज में छुआछूत है। हाँ, यह बात सत्य है कि आज से 50 साल पहले जितनी थी उतनी नहीं है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती है। कम हो गई है, उतनी ज्यादा नहीं रही है, लेकिन अभी भी तो है तो सुरीना। लेकिन जहां जहां शिक्षा का अच्छा प्रसार हो गया है वहां थोड़ी थोड़ी कम हो गई है, लेकिन देखते जरूर हैं हम। आज भी हमें डेली देखने को मिल जाता है, ठीक है, मिलता है। ये आप और मैं, हम दोनों स्वीकार करते हैं। और स्वीकार क्या करते हैं, ये तो प्रत्यक्ष हम रोज अपने जीवन में देखते हैं। राजस्थान सरकार ने अस्पृश्यता अधिनियम 1955 को अपने यहाँ प्रभावशाली रूप से लागू किया। इसके तहत राजस्थान सरकार के केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 को भी सख्ती से लागू किया गया, जिसमें दलितों के आर्थिक अधिकारों के संरक्षण हेतु विशेषकर उनकी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले तथा उच्च वर्ग के लोगों द्वारा निजी जमीन की बेदखल करने वाले कानून के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान किया गया। जैसे जो SC/ST जो है उनकी जो जमीन है, जैसे कोई SC/ST का कैंडिडेट है, कोई व्यक्ति है, उसकी जमीन कभी भी एक सामान्य वर्ग के व्यक्ति के नाम ट्रांसफर नहीं होती है। जैसे मैं SC/ST का हूं तो मेरे पास जमीन है, तो वो मेरी जमीन अगर मैं बेच भी देता हूं तब भी वो एक सामान्य वर्ग के व्यक्ति के नाम ट्रांसफर नहीं होती है। ये सरकार ने रूल बना रखा है। मुख्यतः शिक्षा, सामाजिक आर्थिक विकास, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, बच्चों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं ये। इसके बाद आता है आपका महिला शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण। महिला शिक्षा और महिला सशक्तिकरण। राजस्थान के समाज में पितृसत्तात्मक मानसिकता, व्यवहार और रूढ़िगत मान्यताओं के चलते महिलाओं की स्थिति बहुत ही विचारणीय रही है। लिंगानुपात, साक्षरता, स्वास्थ्य, रोजगार आदि क्षेत्रों में राजस्थान की महिलाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं है। इसीलिए महिलाओं की स्थिति को सुधारना हमारी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। स्वतंत्रता के समय देश की साक्षरता दर बहुत कम थी और स्वतंत्रता के बाद से ही विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप 2011 के आंकड़ों के अनुसार 52.10% जो है वो महिला साक्षरता है। जो अगर हम भारत की आजादी के समय यानी 1951 जब हमारा देश आजाद हुए 5-6 साल हो गए थे, तब महिला की साक्षरता मात्र 2.51% थी, यानी 2.51% थी। आजादी के समय जो साक्षरता थी वो कितनी थी महिलाओं की? मात्र 100 में से 2 महिलाएं पढ़ी लिखी थी, 100 में से 2 महिलाएं। आज हम लगभग 60 साल के बाद 52% पे पहुंचे हैं, यानी 50% की हमने प्रोग्रेस की है, जो कि ठीक है। ये भी बात आपकी सही है कन्हैया लाल जी, ये भी बात आपकी सही है कि एजुकेटेड जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी छुआछूत करते हैं। ये बात आपकी मैं स्वीकार करता हूं भाई, बिल्कुल ये बात आपकी सही है। और ऐसे हमने हमारे जीवन में बहुत सारे उदाहरण देखे हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। महिला का विकास और सशक्तिकरण राज्य सरकार की प्राथमिकता में रहे हैं। सामाजिक और आर्थिक विकास की सभी धाराओं में महिलाओं की भूमिका को प्रोत्साहित करने के प्रयास सरकार द्वारा निरंतर किए जाते रहे हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार के प्रमुख प्रयास राज्य महिला आयोग। पहला क्या था? राज्य महिला आयोग। राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई 1999 में। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? जैसे जो आपका सेकंड पेपर होगा उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वर्तमान में महिला आयोग की, राज्य महिला आयोग की
वर्तमान में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? कौन है बताओ? श्रीमती रेहाना रियाज चिश्ती। लिख दो। वर्तमान में बात कर रहा हूं मैं, आज वर्तमान में महिला आयोग की अध्यक्ष हमेशा महिला ही होती है। आज कौन है? श्रीमती रिहाना। कौन है? श्रीमती रेहाना चिश्ती। श्रीमती रेहाना चिश्ती। ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, क्योंकि जो नेक्स्ट पेपर होगा रीट के बाद वो क्या होगा? करंट अफेयर भी होगा उसमें। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है। लेकिन मजे की बात बताऊं आपको मैं, मजे की बात यह है कि जैसे ही सरकार बदलती है महिला आयोग की अध्यक्ष भी बदल जाती है ना? आगे चलते हैं। आगे बढ़ते हैं। महिला आयोग का गठन 15 मई 1999 किया गया। यह महिला के प्रति अनुचित व्यवहार की जांच, राज्य लोक सेवा आयोग में महिलाओं के प्रति भेदभाव दूर करना और महिलाओं की दशा सुधारने की दृष्टि में प्रभावी कदम उठाना। आयोग जनता से सीधी सुनवाई, जन संवाद, शिकायत तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार पर संज्ञान के आधार पर कार्यवाही करती है। राज्य सरकार में एक अध्यक्ष व 3 सदस्य होते हैं। यानी महिला आयोग में कितने सदस्य होते हैं? एक अध्यक्ष होती है और 3 सदस्य होते हैं, टोटल 4 होते हैं। और अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का होता है। नेक्स्ट देखिए, महिला स्वयं सहायता समूह। राजस्थान और बाकी देश के हिस्सों में महिलाओं को रोजगार देने के लिए, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह, जिसमें 10 से 20 महिलाएं स्वयं अपने निर्णय लेकर एक समूह बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्वयं सहायता समूह कहते हैं। जैसे एक मोहल्ला है ना, इसमें क्या करती है कुछ महिलाएं, 1 2 3 5 ऐसे 10-15 महिलाएं मिलकर क्या करती है? एक ग्रुप बना लेती है अपना, ठीक है। और ग्रुप का एक बैंक में क्या खुल जाता है? खाता खुल जाता है। तो 500 रुपए महिलाएं जो है क्या करती है, इसमें जमा कराती है और फिर जो है उसका अपने अपने यूज में काम ले लेती है। तो ये स्वयं सहायता समूह जो है वो, इनकी भी स्थापना की गई है महिलाओं के विकास के लिए। ठीक, नेक्स्ट देखिए, महिला घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम 2005। महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण और तुरंत राहत देने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम में घरेलू हिंसा को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है। राजस्थान में इस अधिनियम के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग के सभी उप निदेशक, बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं प्रचेतनाओं को संरक्षण अधिकारी नियुक्त किया गया है। राज्य के सभी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को चिकित्सा सुविधाओं के रूप में अधिकृत किया गया है। इसके बाद राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना आती है, जिसके अंदर किशोरी कौन होती है? जिनकी आयु 11 से लेकर और लगभग 19 वर्ष तक की होती है, वो किशोरी कहलाती है। किशोर यानी किशोर किशोरिकाएं जो आप बाल विकास में पढ़ते हो। इसमें 11 से 18 वर्ष तक के विद्यालय न जाने वाली अथवा बीच में विद्यालय छोड़ देने वाली किशोरी बालिकाओं के लिए संचालित की जा रही है योजना, ये उनको शिक्षा देने के लिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 2015 में देश भर में घटते लिंगानुपात को ध्यान में रखकर की गई। महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन मंत्रालय की संयुक्त पहल है ये क्वेश्चन अच्छा है। यानी इसमें कितनी संस्थाएं लगी है? विकास मंत्रालय, महिला और बाल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन मंत्रालय। इसमें भ्रूण हत्या रोकना,
विद्यालय में लड़कियों के लिए संख्या बढ़ाना, विद्यालय में लड़कियों की संख्या बढ़ाना, विद्यालय छोड़ने वालों की संख्या कम करना, शिक्षा के अधिकार के नियमों को लागू करना, शौचालय का निर्माण करना लड़कियों के लिए, आदि आदि सुविधाएं दी गई है। इसके अलावा हिंदू उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण एवं संरक्षण अधिनियम 1956 जिसमें संशोधन किया गया 2005 में, जिसमें यह कहा गया कि पिता की संपत्ति पर जितना अधिकार लड़कों का होता है, आपके पिता आपके दादा की जो संपत्ति है, जिया कोई 100 बीघा खेत है, एक बड़ो सारो घर है, में 10 कमरा है, 2 तो भाई है और 2 बहना है, माता पिता के 4 संतान है। जनरली जो पिता की संपत्ति होती है उस पर लड़के का अधिकार होता है, क्योंकि लड़कियों की तो शादी हो जाती है। लेकिन अब सरकार ने यह तय कर दिया है कि लड़कियों का भी, यानी बेटी और बेटों का समान अधिकार है। तो अगर आप एक संयुक्त परिवार से आते हो, तो जब भी आपके पिताजी अपनी संपत्ति का बंटवारा करेंगे तो आपके भाई आपसे हस्ताक्षर करवाएंगे संपत्ति पर कि मैं अपनी संपत्ति अपनी इच्छा से मेरे भाई को दे रही हूं। वरना वो उनके नाम नहीं हो पाएगी। लेकिन आज भी हमारे समाज में ये मान्यता है कि लड़कियों का, यानी हमारे समाज में रूढ़िवादिता है कि लड़कियों का पिता की संपत्ति पर अधिकार नहीं होना चाहिए। और अगर कोई लड़की अपने पिता से संपत्ति लेती है, यानी अपने भाइयों से पिता की संपत्ति में हिस्सा लेती है, तो वो सही बात नहीं है। इसके लिए लोग उसको दोषी मानते हैं। आसपास की महिलाएं उसको ताना मारती है, हाय अच्छी भूखी गए, बाप को धन लिए ही गए, अच्छी रहे, अच्छी खत्म हो ही गए। आपस में ऐसे बातें बनाई जाती है। लेकिन फिर भी सरकार ने आप सबको ये अधिकार दिया है। सरकार ने लड़की और लड़कों दोनों को समान अधिकार दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दहेज निषेध अधिनियम 1961 और बाल विवाह निषेध अधिनियम 1925 जिसका संशोधन 2006 और 86 में हुआ है। इसके बाद देखिए मतदान प्रक्रिया। मतदान की चर्चा करते हैं। आजकल जब भी मतदान होता है और एक पार्टी जब जीत जाती है और बाकी पार्टियां जब हार जाती है, तो ये बात सबसे ज्यादा कही जाती है कि ईवीएम को हैक कर और सरकार ने अपने पक्ष में वोट गिरा लिए हैं। अक्सर हर बार जब एक पार्टी जीत जाती है और बाकी पार्टियां हार जाती है, तो ये मुद्दा आता है। आता है कि नहीं आता है? ये मुद्दा आता है ना। और आप न्यूज पर जो हो बहुत सारी इसके ऊपर चर्चाएं भी सुनते हो। न्यूज में इसके ऊपर आप बहुत सारी क्या सुनते हो? चर्चा भी सुनते हो कि नहीं सुनते हो? बताओ। तो क्या है ये? क्या ऐसा प्रैक्टिकल में होता है कि नहीं होता है? प्रैक्टिकली में ऐसा नहीं होता है। ये बस क्या होता है, जैसे मान लो मेरा रीट में सिलेक्शन नहीं हुआ